आदरणीय मंच और उतने ही आदरणीय श्रोता बंधु, मैं पहले तो क्षमा चाहूँगा। मैं 4 साल गुजरात में रहा, मैंने बाकायदा गुजराती सीखी। अभी भी गुजराती में पढ़ लेता हूँ। आप जितनी भी स्पीड से बोलेंगे या गाएंगे मैं समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस ऐसी छूटी कि अब दिक्कत होती है, वरना शायद मैं गुजराती में ही आपसे बात कर पाता, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये किताब जब हिंदी में आई तो मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था, क्योंकि इसके पहले कश्मीर वाली किताबें मेरी अच्छी बिकी थी, लेकिन प्रकाशक इसको लेके थोड़ा सा डमाडोल। प्रकाशक का टेंशन रहता ही है, क्योंकि उसका पैसा लगा होता है। तो मुझसे बात हो रही थी, उसने बोला यार गांधी के ऊपर इस समय किताब कोई पढ़ेगा, वो भी गांधी हत्या पे, इतनी किताबें आ चुकी हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि आप बताइए हिंदी में गांधी हत्या पर कोई किताब है? और वो हिंदी के सबसे बड़े प्रकाशक हैं, राजकमल प्रकाशन, जो लोग परिचित होंगे। ही वह शब्द बोले, अशोक यार तुम सही कह रहे हो, हिंदी में गांधी हत्या पर कोई किताब नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात ये बताने के लिए नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद किताब आई और खूब बिकी, वो तो सब लोग जानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हमने हल समझकर छोड़ दी। हमने कहा इसमें क्या करना है, गोडसे को क्या जवाब देना है। और मैं जहां जाता हूं ये किस्सा सुनाता हूं कि जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था तो मेरे कमरे में एक दिन कुछ लोग आए। हालांकि मैं लेफ्ट को ज्वाइन कर चुका था और लेफ्ट का बहुत तेज तर्रार कार्यकर्ता माना जाता था, जिद्दी था, लड़ाकू था, सब था। लेकिन वो लोग आए और मुझे एक पतली सी किताब देते हुए कहे एक बार पढ़ तो लो। और वो किताब थी मैंने गांधी को क्यों मारा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि गोडसे ने कोई किताब नहीं लिखी थी, कोर्ट में बयान दिया था। और उस समय पढ़ते हुए मुझे 2 बातें सूझी। एक तो तब तक रही मेरे दिमाग में जब तक मैंने ये किताब लिखी नहीं। पहली चीज मुझे ये सूझी कि हत्या का मामला तो बहुत क्लियर होता है, किसी ने किसी को गोली मारी, इतना ही काफी है उसको सजा देने के लिए। किसी ने किसी की हत्या की और जाकर कहा कि मैंने हत्या की, तो पुलिस के पास जांच करने के लिए सिर्फ इतना रह जाता है कि उसने अकेले हत्या की या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था। ऐसे हत्यारे को सजा देने से पहले 2 बार 8-8 घंटे का भाषण कोर्ट के अंदर देने की अनुमति कैसे मिली, ये सवाल तभी मेरे दिमाग में आया था। और दूसरा सवाल आया था कि अगर गोडसे के सारे सवाल गलत हैं तो इनका जवाब मुझे कहां मिलेगा, और मुझे कहीं वो जवाब नहीं मिला था। ये तो मेरी लेफ्ट की ट्रेनिंग थी कि मैं गोडसे का भक्त नहीं हो सकता था, गांधी का भी मैं भक्त नहीं था, लेकिन गोडसे का भक्त तो मैं नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे जैसे कितने सारे कमरे होंगे जहां ये किताब पहुंची होगी, और चूंकि जवाब नहीं था तो उन लोगों ने मान लिया होगा कि गोडसे जो कह रहा है, गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, वो सही है। और ये केवल एक मेरी कहानी नहीं है, इस देश की ये कहानी है कि पिछले 60-70 वर्षों में धीरे 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 ये जहर लोगों में पहुंचाया गया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप तो अब आया है ना, पर्चे, किताबें, इस तरह की बातें लगातार छात्रों तक, युवाओं तक पहुंचाई गई हैं। और उसके बाद वो देश बना है जिस देश में हम जैसों को देशद्रोही कहा जाता है। मैं देशद्रोही वाले से बात शुरू करता हूं। देशद्रोही हम हैं। मैं इस बात को लेकर जरा सा भी ये नहीं कहता हूं कि मैं देशद्रोही नहीं हूं या कोई लॉजिक नहीं देता हूं। मैं देशद्रोही हूं, लेकिन इंडिया दैट इज भारत का मैं देशद्रोही नहीं हूं। संविधान से चलने वाले भारत का मैं सच्चा नागरिक हूं, क्योंकि 49 साल की मेरी उम्र हो गई। मैंने संविधान का कोई नियम अगर तोड़ा होगा तो अनजाने में टूट गया होगा, जानबूझकर मैंने नहीं तोड़ा। मैंने वोट दिए हैं, मैंने अपने नेताओं से आकांक्षा की है, मैंने अपनी जनता के हक की आवाज उठाई है। तो मैं भारत दैट इज इंडिया का कतई देशद्रोही नहीं हूं। मैं उस देश का देशद्रोही हूं जिसका सपना सावरकर और गोडसे देखते थे। जिस तरह का देश वो बनाना चाहते थे, मैं उसका द्रोही हूं। और जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम उसके द्रोही रहेंगे, क्योंकि वो देश जनता का द्रोही है। वो देश केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एक बात हेमंत सर ने की, वहां से कुछ मिल जाता है हमको। गांधी की हत्या किसने की? गोडसे ने, जो हिंदू था। लियाकत अली खान की हत्या किसने की? मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग के थे, लियाकत अली खान। किसी हिंदू जो ये अपने आप को कहते थे कट्टरपंथी होते थे, उनको मुस्लिम लीग के नेताओं से दिक्कत नहीं थी। और मुस्लिम लीग के नेताओं को भी किसी हिंदू नेता से दिक्कत नहीं थी। जब उनको हमला करना होता था तो अबुल कलाम आजाद पे हमला करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान पे हमला करते थे, इस तरह के लोगों पे हमला करते थे, क्योंकि उनकी दिक्कत ही सारी यही थी कि धर्म की और राष्ट्र की जो परिभाषा वो दे रहे थे, उसके खिलाफ
उससे ज्यादा मजबूत तरीके से धर्म और राष्ट्र की परिभाषा महात्मा गांधी दे रहे थे, जवाहरलाल नेहरू दे रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद दे रहे थे, और हम लकी लोग थे कि कम से कम हमारे पुरखों ने गांधी, मौलाना और नेहरू की परिभाषा मानी, सावरकर की परिभाषा नहीं मानी। ये किताब लिखते हुए 3 चीजें मेरे दिमाग में थी। पहली तो मैंने आपसे बताया कि गोडसे ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब देना। दूसरा, मैं गांधीवाद को समझना चाहता था। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि गुजरात जैसी जगह पे या महाराष्ट्र में, पुणे में, वर्धा में जब मुझे बुलाया जाता है तो मेरे पांव कांपते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं वो मुझसे बहुत अधिक गांधीवाद जानते हैं। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि एक उम्र काफी नहीं है गांधीवाद को समझने के लिए, खास तौर पे इसलिए कि वो कोई गुटका नहीं है कि 100 पेज 200 पेज का गुटका पढ़ा, याद कर लिया और समझ गया। वो एक लाइफ स्टाइल है, जिंदगी जीने का तरीका है। इसीलिए मैं गांधी को हर बार कोट करता हूं जहां से मुझे गांधी सबसे ज्यादा समझ में आए। एक जगह पढ़ते पढ़ते मैंने अचानक पढ़ा कि गांधी लिखते हैं, जैसे हिंसा में भरोसा रखने वाले को मारने की कला सीखनी होती है, वैसे अहिंसा में भरोसा रखने वाले को मरने की कला सीखनी होती है, आर्ट ऑफ डाइंग। अब आप लोग वाह कह रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मैं चौंक गया था, किसका क्या मतलब हुआ, आर्ट ऑफ डाइंग क्या होती है? तो गांधी आगे एक जगह और मिले, वहां पे आर्ट ऑफ डाइंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग समझाते हैं। वो कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग इज अ कोरोलरी टू आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जिंदा रहने की जो कला होती है उसकी कोरोलरी होती है मरने की कला। तब मेरे समझ में आया कि जब जिंदगी इतनी मानीखेज हो जाती है, जब जिंदगी का एक एक क्षण आप इतनी ईमानदारी, पवित्रता और कमिटमेंट के साथ जीते हैं कि मौत का डर खत्म हो जाए, तब आप वहां पहुंचते हैं जहां आप मरने की कला सीख चुके होते हैं। यहां से गांधी मुझे समझ में आना शुरू हुए। इसीलिए जब इस किताब को अगर आप पलटेंगे और देखेंगे तो मैंने गांधीवाद भी डिस्कस करने की कोशिश की, और गांधीवाद को डिस्कस करने के लिए सबसे आसान तरीका जो लगा वो उनके सबसे बड़े विरोधियों के बरक्स लगातार उनको स्टडी करते चले जाने का। जैसे एक सवाल मैं हर जगह पूछता हूं कि भाई सिंध में कांग्रेस की सरकार थी, जब 1942 के मूवमेंट में कांग्रेस गई, सारे उसके लीडर्स गिरफ्तार हो गए, सरकारों से बाहर निकल आई, सिंध में मुस्लिम लीग को सरकार बनाना था। मुस्लिम लीग के पास सीटें नहीं थी, तो जैसे जयंत जी किसान नेता जो हैं वो चले गए हैं, वैसे ही हिंदू महासभा हमारी चली गई मुस्लिम लीग के पास उसकी सरकार बनवाने के लिए। चलो यहां तक भी मान लिया कि ऊपर से आदेश था, इंकार नहीं कर सकते थे। उसी सिंध की असेंबली में प्रस्ताव आया भारत विभाजन का, सिंध की असेंबली में प्रस्ताव आया भारत विभाजन का। इतना तो आप कर ही सकते थे कि संसद से उठ के बाहर चले जाते कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। सिंध की असेंबली में जिस समय भारत विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ, हिंदू महासभा के लोग वहां बैठकर देख रहे थे, और ऐसे समझ में आता है कि भारत विभाजन इनके लिए कितना जरूरी था। जब कागजात खंगालते खंगालते मुझे वो कागजात हाथ लगे जिसमें सावरकर और जिन्ना दोनों इस बात पे तैयार थे कि 1942 में जब वार खत्म हो जाता है, जिसकी उम्मीद थी कि अब खत्म हो जाएगा, तो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस बना दीजिए, 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से पे सावरकर साहब का राज चलेगा, एक हिस्से पर राज चलेगा जिन्ना साहब का, और ऊपर अंग्रेज बैठे रहेंगे। आज जो लोग ये सवाल करते हैं कि विभाजन का जिम्मेदार कौन है, उनको ये कागजात दिखाई नहीं देते। विभाजन पे अक्सर बात होती है। मैं चूंकि बहुत छोटे से शहर से, गांव से आया हुआ हूं, तो मैंने बंटवारे बहुत देखे, अगल बगल पता चला कि उनका घर बंट गया, उनका घर बंट गया। और बंटवारों में एक चीज मुझे बहुत साफ समझ आती है कि बंटवारों के लिए बाप अक्सर जिम्मेदार नहीं होते। जब बेटे साथ रहने को तैयार ही ना रहो, जब रोज शाम को देखे बाप की बेटों के बीच में लड़ाई चल रही है, जब एक दूसरे के बर्तन डिस्टर्ब किए जाए, एक दूसरे की दीवारें जानबूझ के थकथकाई जाए कि उसका सोना मुश्किल हो जाए, तो बेहतर यह होता है कि आप अलग हो जाएं। और जब अलग हो जाएं तो आप बाप को जिम्मेदार ठहरा देंगे। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये स्थितियां जिसने क्रिएट की कि उन्होंने साथ रहने से इंकार कर दिया, वो विभाजन के जिम्मेदार हैं या वो गांधी जिम्मेदार हैं, जो उस समय सबसे शानदार सिद्धांत दे रहे थे, जो आज भी बहुत काम का हो सकता है। उनका सेकुलरिज्म बहुत सिंपल सा मेरे समझ में आया। उन्होंने कई जगहों पे ये कहा है कि जहां जो बहुमत में है वो अल्पमत वाले की रक्षा करे, और ये कह रहे हैं 1947 के पहले, जहां कुछ जगहों पे मुसलमान बहुमत में है, कुछ जगहों पे हिंदू बहुमत में है। इसीलिए नोआखली जब जाते हैं
और नोआखली में वहाँ का मुस्लिम लीग का नेता और वहाँ के पुलिस ऑफिसर जब मिलते हैं तो गांधी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे खबर मिली है कि तुमने बहुत बदमाशी की है। ये हिम्मत गांधी देते हैं। और वहां पर जब लोग जाते हैं, कहते हैं हम कैंप लगाएंगे, सेवा करेंगे, तो गांधी कहते हैं नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर कैंप लगाए, वहां के राहत पीड़ितों को सहायता करे। और वहां जाकर हिंदुओं से कहते हैं, जिसका छोटा छोटा स्क्रीनशॉट निकाल के कहा जाता है कि हिंदुओं से कह रहे थे कि मर जाओ, लेकिन उसके आगे कह रहे थे कि मर जाओ लेकिन अपनी जमीन मत छोड़ो। काश 1990s में कश्मीरी पंडितों को कोई कहने वाला होता कि मर जाओ लेकिन अपनी जमीन ना छोड़ो, मैं यकीन दिलाता हूं वो कतई वहां से बाहर नहीं निकलते, और अगर 3 साल और रुक जाते तो फिर उनको अपनी जमीन कभी नहीं छोड़नी पड़ती। तो नोआखली में जाते हैं जहां हिंदू पीड़ित हैं, बिहार में जाते हैं जहां मुसलमान पीड़ित हैं, क्योंकि मुसलमान वहां अल्पसंख्यक थे, और यही इकलौता तरीका हो सकता था देश में शांति रखने का कि जो बहुमत में है वो अल्पमत की सहायता करे। और अगर आप इसको अपनी पारंपरिक संस्कृति से जोड़ के देखिए, हर घर में बड़े बेटे को क्या कहा जाता है? छोटा है उसको संभाल के रखो, थोड़े उसके नखरे बर्दाश्त करो। हर घर में यही कहा जाता है। मैं बड़ा बेटा था, सारी जिंदगी मेरी यही सुनते हुए गुजरी है। उस समय बुरा तो लगता है, लेकिन परिवार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, दो लोगों के बीच में अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। लिखा है हमारे यहाँ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। रहीम ने लिखा, का रहीम भृगु को भयो जो का रहीम हरि को भयो जो भृगु मारो लात। भृगु ऋषि ने हरि को जब लात मार दी थी, भगवान ने माफ कर दिया था। और यही हमारे यहाँ है कि जो बड़ा है छोटे को माफ कर दे, यही गांधी कह रहे थे। तो गांधी मुझे हमेशा लगता है कि कभी मुझे वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं लगे। निश्चित रूप से चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, इवन नेहरू हो, ये सारे लोग गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन तब समझ में आता है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से सब तय नहीं हो जाता है। कई बार जीवन को इतनी गहराई से जीना, अपने लोगों से इस तरह से जुड़े रहना आपको ज्यादा बड़ा बनाता है। मैं एक बात पे हमेशा सोचता हूं कि उस आदमी के पास कितना समय था। आप सभी लोगों ने गांधी बाग में आज नहीं कल पलटा होगा। आप गांधी बाग में पलटते जाइए, 98 खंड हैं उसके, 60% कम से कम उसका चिट्ठियों से बना हुआ है, और उस 60% की कम से कम 50% चिट्ठियां आम लोगों के। एक लड़की ने उनको पत्र लिखा कि मैं पढ़ी लिखी हूं, 12वीं पास हूं, और मेरे पिता मेरी शादी जो है वो एक अनपढ़ से करना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए, देश की आजादी में लगा हुआ इतना बड़ा नेता, एक सामान्य सी लड़की का ये पत्र आता है, और उस पत्र का जवाब देते हैं, उनके पिता को पत्र लिखते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ से उसकी शादी क्यों कर रहे हो। किसी किसान का पत्र आता है कि मेरी गाय बीमार है, किसी का पत्र कुछ आता है, और गांधी सबको जवाब देते हैं। हमारी हिंदी में इसके लिए एक शब्द है, जन संग ऊष्मा। लोगों के साथ जुड़ के जो आपको एनर्जी मिलती है, वो जो नॉलेज देती है, गांधी उसके जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। आप कल्पना कीजिए, आज अपने इलाके के एमएलए को भी अगर आप पत्र लिखिए तो जवाब मिलने की संभावना कितनी होती है, ये हम सब जानते हैं। और गांधी जो देश दुनिया की समस्याओं में लगे हुए थे, इन सारी चीजों का जवाब देते थे। यहां से मुझे समझ में आया कि गांधीवाद का एक मतलब तो सीधा सीधा ये हो सकता है, अपनी जनता से जुड़ाव। अगर आप अपनी जनता से जुड़े नहीं हैं, उसके सुख दुख में शामिल नहीं हैं, अगर आप उसके साथ लगातार बात नहीं करते हैं, तो आप ना जनता को समझ पाएंगे और ना गांधी के रास्ते पे चल पाएंगे। और यहां मुझे भगत सिंह याद आते हैं। भगत सिंह का आखिरी दौर याद आता है। भगत सिंह के जेल जाने के बाद लिखे हुए जितने लेख हैं उनको आप पढ़ लीजिए। वो हर जगह यही कहते हैं कि आपको जनता के बीच में जाना होगा, मजदूरों के बीच में जाना होगा, किसानों के बीच में जाना होगा, और व्यक्तिगत जो वीरता का पूरा सिद्धांत लेकर वो चले जीवन भर, वहां पे टूटता नजर आता है। वहां मुझे लगता है कि अगर भगत सिंह जिंदा रह गए होते तो शायद गांधी और भगत सिंह भी कभी करीब आ पाए होते। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना है, कोई खास विषय नहीं है इसका, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर लगातार करना चाहता हूं। इस किताब के बारे में कुछ एक चीजें, और सावरकर की बात हो रही थी। एक बात हमको पता होनी चाहिए कि सावरकर छोड़े नहीं गए थे। सावरकर के बारे में कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ कोरोबरेटिव गवाहियां नहीं हैं। अब जो लोग वकील हैं वो कोरोबरेटिव तुरंत समझ गए होंगे, मुझे भी समय लगा था समझने में। मतलब एक बंदे की गवाही थी, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली और गवाहियां नहीं थी जिससे उसको पूरी तरह से सच माना जा सके। अब जब आप कपूर कमीशन पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कोरोबरेटिव
गवाहियां हमेशा से उपलब्ध थी। और उसके लिए जब मोरारजी देसाई की जीवनी आप पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी मजेदार चीज मिलती है। मोरारजी देसाई से बातचीत चल रही थी, कोर्ट में सवाल जवाब चल रहा था, और भोपटकर ने, जो सावरकर का वकील था और हिंदू महासभा का बड़ा नेता था, उसने पूछा कि आखिर गांधी हत्या के तुरंत बाद आपने सावरकर के इर्द गिर्द इतनी सारी पुलिस क्यों लगा दी, उनके कागजात की जांच क्यों करवाई, क्या आपके पास कोई सबूत था? अब देसाई जी को कहना चाहिए था कि सबूत है या नहीं है, लेकिन देसाई जी ने सावरकर की तरफ देखा और कहा कि क्या आपके जो क्लाइंट हैं वो चाहते हैं कि मैं यहां पर बताऊं? उसके बाद सावरकर ने इशारा किया भोपटकर को, भोपटकर ने वो सवाल वापस ले लिया। इसमें केवल क्या सवाल था वो मोरारजी देसाई गायब कर देते हैं, वो ये नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं भूल गया कि उस समय क्या सवाल था, वरना ये घटना एज इट इज मोरारजी देसाई की जो जीवनी है, जिसको जो अंग्रेजी में, गुजराती में, हर भाषा में, नवजीवन नहीं छापी है गुजराती में, उसमें भी उपलब्ध है। अब उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार था, और उस जमाने के पत्रकार आज के पत्रकारों जैसे नहीं होते थे, तो उसने इस पूरी घटना को अपने अखबार में रिपोर्ट किया। संयोग से टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइल जब मैंने खंगालनी शुरू की तो वो भी मुझे मिल गया। अब आप सोचिए कि मोरारजी देसाई आखिर सावरकर से क्यों पूछते हैं कि बताया जाए कि ना बताया जाए। इसका जवाब मिलता है सर कपूर कमीशन की रिपोर्ट में। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में पता यह चलता है कि सावरकर के जो सचिव थे और जो अंगरक्षक थे, दोनों से पूछताछ हुई थी, और दोनों ने वही डेट्स बताई थी गोडसे और सावरकर के मुलाकात की और बाकी सारी चीजों की, जो बिंबा ने, जो पहली गवाह थी, उसने बताया था, और जो सरकारी गवाह था उसने बताया था। अब आप सोच के देखिए, सरकारी गवाह की गवाही, बिंबा की गवाही और उनके अपने अंगरक्षक और सचिव की गवाही उसको कोरोबरेट कर देती, उनको 100% सजा मिलती। एक सवाल मेरे दिमाग में है और मैं इसका उत्तर बिल्कुल नहीं जानता कि मोरारजी देसाई, जो उस समय बंबई प्रांत, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों था, जिसके गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, आज तक मेरे समझ में नहीं आता है। कई सारी चीजें इतिहास की होती हैं। मोरारजी देसाई का एक शानदार रोल रहा है इस देश की आजादी में। मोरारजी देसाई एक बड़े नेता रहे हैं, मैं उनके ऊपर कोई लांछना नहीं लगा रहा, लेकिन ये सवाल तो है कि आखिर कोर्ट में उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई। वैसे ही जैसे ये सवाल है कि गोडसे जब पुणे में खड़ा होकर कह रहा था कि मैं गांधी को 100 बरस जीने नहीं दूंगा, उनकी हत्या कर दूंगा, और हिंदू महासभा के एक नेता ने ये बात कांग्रेस के एक नेता को बताई, उस कांग्रेस के नेता ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा, जिसके गृह मंत्री मोरारजी देसाई थे और बाला साहब खेर साहब। वो चिट्ठी कहां चली गई ये किसी को नहीं पता है। कपूर कमीशन ने जब जांच शुरू की, उसने पूछा तो वो चिट्ठी ही नहीं मिली। और मोरारजी भाई, जिन्होंने अपनी जीवनी में भी बार बार ये चीज लिख दी है कि मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा है, और जीवनी में आप लिखते हैं मैं भी जब अगर 70-75 साल जिंदा रहा और जीवनी लिखा तो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी, तो मान लेते हैं जीवनी में आप भूल जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की है मैंने 22 साल, कागज तो नहीं भूलते हैं। आवती जावती वाला एक बंदा तो होता ही है ऑफिस में, जितनी चिट्ठियां बाहर जाती हैं उसकी नंबरिंग करता है। और इतना इंपॉर्टेंट केस, गांधी हत्या की बात, कांग्रेस का एक लीडर वहां से आपको पत्र लिख रहा है कि ऐसा ऐसा है, और वो पत्र गायब हो जा रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि गांधी हत्या में गोडसे, असल में इसके जितने अनुवाद हुए हैं और जो किताब मैंने ओरिजिनल लिखी है, किसी के शीर्षक से मैं संतुष्ट नहीं हूं। ओरिजिनल जो मैंने किताब लिखी, मैंने लिखा उसने गांधी को क्यों मारा। अब हिंदी में दिक्कत यह है कि उन्होंने इज्जत के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं अगर लिखता उन्होंने गांधी को क्यों मारा तो ऐसा लगता मैं उनको इज्जत दे रहा हूं। गुजराती में सर ने फैसला किया कि गोडसे का नाम देते हैं, मैंने कहा ठीक है। मराठी में भी त्याने ले लिया, पंजाबी में भी ऐसे ले लिया। जब अंग्रेजी में मैंने खुद अनुवाद किया तब मुझे सही शब्द मिला, वाई दे किल्ड गांधी, क्योंकि दे में इज्जत वाला मामला नहीं होता। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि गांधी हत्या में गोडसे, आप्टे, ये सारे नाम तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन 45-46 से लेके 47 तक समाज हमारा जिस तरह से कम्युनलाइज हुआ था, और कम्युनलिज्म का असर जैसे गली गली पहुंचा था, सरकारी दफ्तरों में पहुंचा था, कभी उसकी कोई एनालिसिस नहीं हो पाई। आखिर आप सोचिए, कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार गांधी हत्या के 6 महीने पहले से लगातार लिख रहा था कि गांधी हत्या की साजिश हो रही है, और उसमें दिल्ली के जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल हैं। ऐसे ही तो नहीं लिख रहा होगा, कोई तो वजह होगी। जो बंदूक उनको मिली, ग्वालियर स्टेट से जो उनको बंदूक मिली,
परचुरे जिसने बंदूक दिलवाई उसके पिता सिंधिया महाराज के मंत्री हुआ करते थे। जिसने बंदूक दी वो सिंधिया आर्मी का हिस्सा था। और आप आश्चर्य करेंगे कि बाकी सब जांच तो हुई, बंदूक जिसने दिलाई परचुरे छूट गया और बाकी जो 3 लोग थे वो लापता बताए जाते हैं। जबकि ग्वालियर में मैं 10 साल रहा हूं, मैं जानता हूं कि उनके पोते पड़पोते परिवार सब ग्वालियर में फल फूल रहे हैं। उन्होंने हिंदू महासभा की बाकायदा राजनीति की, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड्स में लापता बताए गए। उनसे ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई जांच हुई, ना आज तक किसी को ये बता सकता है कि परचुरे को बंदूक दिलाने वाले जो लोग थे वो कौन थे। बस इतना हम जानते हैं कि वो सब हिंदू महासभा के लोग थे, लेकिन साथ में ये जुड़ा हुआ है कि सिंधिया राजघराने से उनके बड़े क्लोज रिश्ते थे। लेकिन चूंकि जांच नहीं हुई इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे 20 पॉइंट्स हैं जहां ब्लैंक मुझे दिखाई देता है, जहां समझ में नहीं आता है ये कैसे हो गया। आमतौर पर चर्चा यह होती है कि सिक्योरिटी वाला मामला वो बहुत क्लियर है। बापू से बहुत जिद की गई थी कि सिक्योरिटी ले ले, कम से कम जांच करवाएं। बापू नहीं माने। और जो लोग हैं जानते हैं, वैसे भी गुजरात में मैंने देखा है कि बूढ़े लोग बहुत जिद्दी होते हैं। मेरे मकान मालिक थे और बाकी थे, वो जिद्दी बहुत होते हैं। ये मैंने गुजरात की खासियत देखी है। और बापू तो खैर बापू थे। तो सरदार पटेल की ये हिम्मत नहीं थी कि बापू के मना करने के बाद वो जांच करवा लेते। उनको पता चलता तो वो तमाशा कर देते। और जितना सरदार पटेल कर सकते थे उतना उन्होंने किया था। इतना किया था कि वो नाराज हो गए थे बिरला कि इतने सारे लोगों को तुमने घर में सादी वर्दी में कैसे खड़ा कर दिया है। तो सरदार पटेल के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं वो तो मेरे समझ में कभी नहीं आए। सरदार पटेल को मैं कहीं से नहीं समझ पाता हूं कि ये कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि सरदार पटेल बापू के बारे में ऐसा सोच भी सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर बापू जिंदा होते तो शायद पटेल को इतनी जल्दी हार्ट अटैक नहीं हुआ होता। कम से कम 8-10 साल वो और जी सकते थे। मेरा तो बहुत साफ मानना है, क्योंकि उनके जो बयान उसके बाद आते हैं उसको देख के, कि बापू की हत्या का शौक था जिसने सरदार पटेल को बहुत जल्दी हमसे छीन लिया, ये मुझे लगता है। लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है ऐसा कि उस समय भले कांग्रेस को वोट दे रहे थे या कांग्रेस के साथ खड़े थे, लेकिन वो पूरी तरह से सांप्रदायिक नफरत और हिंसा से भरे हुए थे। और ये हमारा एक पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है। आखिर ऐसा कैसा है कि गांधी की पार्टी से निकल के सीधे गोडसे की पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं? कैसे हो सकता है? मैं अक्सर सोचता हूं, चलो कांग्रेस से निकल के कोई समाजवादी पार्टी में गया, समझ में आता है, चलो समाजवादी पार्टी से निकल के कोई कांग्रेस में आ गया, चलो समझ में आता है, गया। लेकिन कोई कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के सीधे गोडसे की पार्टी में चला जाए, कोई गांधी की पार्टी से निकलकर गांधी के हत्यारे की पार्टी में चला जाए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि सत्ता के अलावा उसका कोई और लक्ष्य नहीं था। और दूसरी बात बहुत क्लियर है कि संभव है कि जब हरियाली कांग्रेस के खेत में थी तो वो कांग्रेस में चल रहा था, अब हरियाली उधर चली गई तो अब वो उधर चरने चला गया। और तब मुझे याद आता है उस जमाने के वायसराय का एक कथन, जब उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा एक विचित्र संगठन है जिसके लोग दिन रात गांधी का विरोध करते हैं लेकिन वोट कांग्रेस को देते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा इतना बड़ा अल्टरनेटिव नहीं बन पाया था कि उसको वोट देके जिताया जा सके। ये जो एक चीज है ये आज के समय में मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आती है। 20 साल पहले शायद इतना बेहतर नहीं समझ में आती कि कैसे बहुत सेकुलर दिखने वाले लोग, बहुत कायदे से बिहेव करने वाले लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग असल में अंदर से सांप्रदायिक होते हैं। बस मौका तलाश कर रहे होते हैं कि फेवरेबल माहौल बन जाए। और ये सिर्फ मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैं गांधी को फिर लेके आ रहा हूं। इसीलिए गांधी मुझे समझ में आते हैं जब वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो गांव में जा रहा हूं। जब नोआखली में थे, सरदार पटेल ने उनको पत्र लिखा कि बापू आपकी जरूरत दिल्ली में है, दिल्ली से तय होगा नोआखली का क्या भविष्य है। तो बापू ने कहा नहीं सरदार, नोआखली जैसी जगहों पे इन इलाकों से, छोटे छोटे गांव और कस्बों से तय होगा कि दिल्ली कैसी बनेगी, दिल्ली की कंडीशन क्या होगी। यही वजह है बार बार वो सामाजिक क्षेत्र में आते हैं, कभी अस्पताल खोलने की बात करते हैं, कभी वर्धा जैसी जगह पे, आज बड़ी हरी भरी लगती है। कल्पना करके देखिए वर्धा, मतलब वर्धा जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं मजाक में पहला सवाल यही पूछता हूं कि आज सुबह टेम्परेचर कितना था। तो वर्धा जैसी जगह पे जाके अगर वो आश्रम बना रहे होते हैं, कभी कोचरब में बना रहे होते हैं, कभी कहीं आश्रम बना रहे होते हैं, और आप कल्पना कीजिए नोआखली में दंगे हुए हैं, लाशें बिखरी हैं, सब कुछ हो रहा है। गांधी जाके जब बात कर रहे हैं, साथ में मुस्लिम महिलाओं से कह रहे हैं कि ये बुर्का छोड़ो, जब तक बुर्का नहीं छोड़ोगे तुम्हारा विकास नहीं होगा। और हिंदू लोगों से कह रहे हैं जब तक छुआछूत नहीं छोड़ोगे तुम्हारा विकास नहीं होगा। यानी जो सामाजिक क्रांति का पक्ष है वो गांधी ने कभी नहीं छोड़ा।
और आप ये भी जानते हैं कि गांधी के ऊपर जो पहला हमला हुआ वो इसी सामाजिक क्रांति के चलते हुआ। पुणे में था, छुआछूत विरोधी कार्यक्रम चला रहे थे और पुणे नगर पालिका ने उनको सम्मानित करने की बात की। वो गए और उनकी कार पर बम फेंका गया। संयोग से आइडेंटिकल दो कारें थी, दूसरी कार पे बम गिरा, दूसरे लोग मारे गए। और गांधी ने वहां एक बात कही थी कि मारना है तो मुझे मारो, कम से कम ऐसा मत कुछ करो कि मेरे साथ बा रहती हैं, कुछ और लोग रहते हैं, वो तो ना मारे जाएं। और मुझे अक्सर लगता है कि सावरकर के चेलों ने ये बात उनकी सुन ली। उसके बाद जितने हमले हुए वो तभी हुए जब बा साथ में नहीं थी। और कपूर कमीशन की रिपोर्ट हमें वहां ले जाती है जहां समझ में आता है कि इस हमले में भी गोडसे और उसके साथियों का रोल था। 5 हमले जो हिंदुस्तान में हुए थे, 5ओं में गोडसे एंड पार्टी का रोल था। और उस समय जवाहरलाल नेहरू को लिखा हुआ एक पत्र याद आता है। आज जब सनातनी पे बहस चल रही है तो वो पत्र मैं बार बार पढ़ता हूं। गांधी लिखते हैं कि जैसे जैसे छुआछूत विरोधी कार्यक्रम बढ़ रहा है और उसकी स्वीकृति बढ़ रही है, वैसे वैसे सनातनियों के अंदर मेरे प्रति गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। यानी मुझे समझ में यह आता है कि उस दौर में सनातनी उन लोगों को कहा जाता था जो लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इत्यादि में भरोसा करते थे। गांधी के पत्र से यह मेरे समझ में आता है। और आर्य समाज की बहुत सारी बहसें हैं और आर्य समाज की उन बहसों में भी सनातनी उन्हीं लोगों को कहा गया है जो जाति प्रथा पर जो आर्य समाज कहता है उसको स्वीकार नहीं करते। तो सनातनी शब्द जो है उस समय उस रूप में उपयोग किया जाता था। और यहां मॉडल खड़ा करते हैं, एक ऐसा मॉडल जिसमें उनको रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ऐसा मॉडल जिसमें उनको मुसलमानों से या ईसाइयों से नफरत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं यहां बिना हिचक के कह रहा हूं कि गांधी का अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कोई है तो वो इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म जो उन्होंने पेश किया, जिसके लिए नाम दिया गया सर्वधर्म समभाव। ये मेरा मानना है कि ये गांधी का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे शानदार पॉलिटिकल योगदान था। समभाव की जो मामला है वो वहीं से आ जाता है कि ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कह के हम पाकिस्तान से लड़ने नहीं जाते हैं, ये तो खुद को खुश करने के लिए कहते हैं। लेकिन जिस क्षण हम कहते हैं हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम कहते हैं हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसका अर्थ निकल के आता है कि बाकी सारे धर्मों में खोट है। जहां हम कहते हैं इस्लाम इकलौता शानदार मजहब है, इसका मतलब इस्लाम के अलावा बाकी सब बेकार है। आज फलस्तीन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो इजराइल की इसी जिद के कारण तो हो रहा है कि हम गॉड के चूजन लोग हैं, हमारे अलावा जितने हैं सब बी ग्रेड के लोग हैं। या हिटलर ने जो किया वो यही तो था, आर्य श्रेष्ठता का दम भी तो था। वहां वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं कि भाई तुम अपना धर्म रखो, मुझे अपना धर्म रखने दो, मैं अपने तरीके से पूजा करूं, तुम अपने तरीके से पूजा करो। जब हम साथ में मिलें तो साथ मिलके चलें, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत नहीं करें। और मैं बहुत साफ कह रहा हूं, लंबा समय मैंने अलग अलग तरह के लोगों के साथ गुजारा है कि हिंदुस्तान में शांति बनाए रखने का और हिंदुस्तान को आगे ले जाने का यही एक तरीका है। उसी सर्वधर्म संभाव से उनकी ढेर सारी थ्योरीज निकल के आती हैं। एक बड़ी थ्योरी निकल के आती है भाषा की थ्योरी, दूसरी थ्योरी निकल के आती है शिक्षा की थ्योरी। इन पर बात करना बहुत जरूरी है। भाषा की थ्योरी क्या थी? उन्होंने हिंदुस्तानी की बात करनी शुरू की। जो गोडसे ने लिखा है, गांधी के खिलाफ बोला है, उसमें हिंदुस्तानी पर भी हमला किया है, मानो हिंदुस्तानी जो हो वो उर्दू हो या मुसलमानी कुछ हो। हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा थी जिसमें हम और आप बात करते हैं। जब कोई गुजराती किसी मराठी से हिंदी में बात करे तो मैं कहूंगा वो हिंदुस्तानी में बात कर रहा है, क्योंकि दोनों जो हिंदी बोलेंगे उसमें गुजराती के भी शब्द आएंगे, मराठी के भी आएंगे। और चूंकि उर्दू और फारसी के शब्द मराठी और गुजराती में रच बस गए हैं तो वो भी आएंगे। यही हिंदुस्तानी थी जिसमें सभी भाषाओं के शब्द फ्लो में आते थे और जिसकी बात गांधी लगातार कर रहे थे, और जिसके खिलाफ जो हिंदू महासभा थी वो लगातार शुद्ध हिंदी की बात कर रही थी। हालत ये थी कि सावरकर साहब ने एक नई मराठी बनाई जिसमें मराठी से चुन चुन के सारे उर्दू और फारसी के शब्द निकालने शुरू कर दिए। ये बात अलग है कि आज भी जो मराठी बोली जाती है उसमें आपको उर्दू और फारसी के ढेर सारे शब्द मिल जाते हैं। आपके यहाँ भी मिल जाते हैं, आपके यहाँ तो अंग्रेजी के भी मिल जाते हैं। आप लोग अंगूर को द्राक्ष कहते हो, वो संस्कृत से आता है। छुट्टी लेते हो, जब मैं नया नया आया तो आज ये रजा से सुना तो मैंने कहा ये रजा क्या होती है? रजा तो उर्दू में मानने को पता लग, रजा छुट्टी के लिए उपयोग की जाती है। तो भाषा ऐसे ही बनती है और गांधी भारत में बनी हुई इस भाषा की प्रवृत्ति को समझ रहे थे। और शिक्षा की बात देखिए, जो आदमी कहता है धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, वो आदमी कहता है कि धार्मिक शिक्षा देना परिवारों का काम है, स्कूल का काम नहीं है।
और स्कूलों में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा के लिए वो मनाही करता है, ना इस्लामिक शिक्षा के लिए, ना हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चों की जो कोरी स्लेट है उस पर सर्वधर्म समभाव लिखा जाए, कोई एक धर्म ना लिखा जाए। और हमने क्या किया? हमने शिक्षा और धर्म को इस तरह से जोड़ दिया कि 8वीं पास करते करते हमारा बच्चा कुछ और बन पाए या ना बन पाए, हिंदू और मुसलमान जरूर बन जाता है। गांधी जिस तरह का देश बनाना चाहते थे और सावरकर जिस तरह का देश बनाना चाहते थे, उसमें सिर्फ एक फर्क मैं हमेशा कहता हूं, एक हंसता हुआ देश और एक क्रोधित देश। इसीलिए गांधी के राम हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने स्मित के साथ हैं, और सावरकर के राम ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में हैं। अरे जीत ली लंका, सीता जी को लेते आए, अब तो आराम से रहो। हमारे राम कौन से होंगे? हमारे राम हो सकते हैं बचपन के राम, मुस्कुराते होंगे। हमारे राम हो सकते हैं युवा राम, जिनको अपनी पसंदीदा महिला यानी सीता मिल गई। आप लोग क्या क्या कहते हैं, लाड़ी वाड़ी गाड़ी कहते हैं ना, तो सब मिल गया तीनों, उसके बाद तो राम मुस्कुराएंगे। लेकिन आपके राम तो हमेशा गुस्से में होते हैं, हमेशा ऐसे लगता है सामने शत्रु है। जीवन में एक ही तो युद्ध किया था उन्होंने, वन गमन भी किया तो हंसते हंसते किया, वन में रहे, यही तो राम की खूबी है। पिता की बात मान के वन में भी रहे तो हंसते हंसते रहे, पिता से शिकायत नहीं की। युद्ध किया तो उसमें भी मानवता को बचाकर रखा। मरे हुए रावण के सामने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ ज्ञान प्राप्त करके आओ। एक भी अनैतिक काम नहीं किया पूरे युद्ध में जीतने के लिए। तो जो आदमी कोई अनैतिक काम नहीं करेगा वो क्यों गुस्से में रहेगा? वो तो मुस्कुराता रहेगा। अनैतिक काम करने वालों को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आपने राम की गुस्से वाली छवि दी। गांधी के जो राम है वो मुस्कुराते हुए राम है। गांधी के जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपके जो राम है वो क्षत्रिय वीर हैं सिर्फ। और मैं तो हमेशा पूछता हूं कि राम के समय तो कोई मुसलमान था ही नहीं। अगर जाति के आधार पर लड़ाई की बात हुई तो उसको कह दीजिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच की लड़ाई थी। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण थे, और जिसमें यूज किया गया आदिवासियों को, बाकी सबको, जो आप मान सकते हैं जो जंगल के और बाकी सारे लोगों को। इस तरह की कोई थ्योरी बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि इस तरह की थ्योरी बनाना भी अपने आप में कोई बहुत होशियारी का काम नहीं है, लेकिन बनाना है तो बना लीजिए। मुसलमान कहां से आ गया राम के खिलाफ? राम के जमाने में तो इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, आपने मुसलमान को सामने लाके खड़ा कर दिया। आपको हमेशा हर जगह एक दुश्मन चाहिए ताकि आप तलवार चलाते रहें, और जहां मुसलमान ना मिले हेमंत शाह को बना दो। यही तो हो रहा है। किसानों को बना दो। आप बताइए, किसान दिल्ली आ रहे हैं, क्या संसद पे हमला करने के लिए आ रहे हैं? अपनी मांग मांगने ही तो आ रहे हैं। और आज भी हमारे संविधान में ये तो लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्ण प्रतिरोध कर सकते हैं। आपने कीलें लगा दी, पत्थर लगा दिया, जाने क्या क्या लगा दिया। ये क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन के अलावा और क्या है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग तो बहुत विरोधी लोग हैं, ज्यादातर लोग। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आ जाएं तो क्या हम उनके ऊपर हमला कर देंगे? प्रधानमंत्री हैं वो, सबके बावजूद हम सब नमस्कार करके स्वागत करेंगे। और अगर बात करने को ऑफर करें तो हम पूरी रात बैठ के बात करेंगे। तो अभी भी देश में इतनी दुश्मनियां तो नहीं हुई हैं कि बात ना हो सके। लेकिन आपको हमेशा दुश्मन चाहिए, क्योंकि दुश्मन के खिलाफ लोगों को एक करके, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक करके आप उनसे जितना जहर चाहो उतना जहर भर सकते हो। जब आप सर्वधर्म संभाव कहोगे तो आपको लगातार जहर का विमोचन करना पड़ेगा, जहर को हटाना पड़ेगा। एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जो आपकी गलती पकड़ पाएगा। एक शांत समाज में यह सवाल पूछा जाएगा कि रोजगार कहां गए। एक शांत समाज में यह सवाल पूछा जाएगा कि भाई सीटें 400 पार तो ठीक है, ये लहसुन कैसे 400 पार हो गया। ये एक शांत समाज में पूछा जाएगा, जहां शांति होगी। जहां आप हमेशा गुस्से में रहोगे वहां क्या होगा? पत्नी कहेगी लहसुन 400 पार चला गया, आप कहोगे यहां देख रहे हो धर्म खतरे में, तुमको लहसुन की चिंता पड़ी हुई है, लहसुन का पेस्ट मंगवा लो। यही तो हो रहा है हमारे समाज में। हम इतने गुस्से में हैं कि हमको हमारे बेसिक इश्यूज दिख ही नहीं रहे हैं। हमको ये दिख ही नहीं रहा है कि आप सोचिए, वेतन आयोग आने वाला होता था, उसके पहले से बवाल शुरू हो जाता था। आज संसद में सरकार स्वीकार करती है कि कोई वेतन आयोग नहीं आने वाला है और कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को होती है। आज किसानों को लोग कह देते हैं ये खालिस्तानी है, किसी ने कुछ बोला तो पाकिस्तानी है। मेरे समझ में नहीं आता है कि अगर भारत के अंदर 30-35% लोग खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं तो फिर भारत को ऐसा बनाया किसने है? अभी मैं कहीं था, वहां मुझसे सवाल पूछा जा रहा था, मैंने यही कहा कि मुगलों का राज रहा 300-400 साल,
150 साल से ज्यादा अंग्रेजों का राज रहा, 70-75 साल कांग्रेस का राज रहा और हिंदू खतरे में नहीं आया। ऐसा कैसे हुआ कि हिंदू पार्टी के आते ही हिंदू खतरे में आ गया? तो आसान तरीका है, हिंदू पार्टी को हटा दो, हिंदू का खतरा चला जाएगा। ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी धर्म की राजनीति करेंगे, इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये बात करेंगे, तो दरअसल आप बेसिक इश्यूज से लोगों का ध्यान हटाने की बात करेंगे। इसीलिए गांधी को जब भी आप पढ़ेंगे, आपको आपके बेसिक इश्यूज लगातार याद आएंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नमक सत्याग्रह। कोई सोच सकता था कि नमक जैसी चीज पे सत्याग्रह हो सकता था? लेकिन जरा सोच के देखिए, इसमें से कोई भी एक आदमी है, चाहे उसका बीपी मेरे जितना हाई हो या मुझसे भी ज्यादा हाई हो या लो हो, जिसका घर बिना नमक के चला जाए? चल ही नहीं सकता है। नमक तो किसी न किसी चीज में पड़ता ही है। 4 दिन बिना नमक की सब्जी खाने के बाद मन करता ही है जरा सा नमक डाल लें। नमक हमारा एसेंशियल कमोडिटी है और सबसे सस्ती चीज है घर में। आप लोग मीठू बोलते हो ना उसको। देखो, मैं अपनी गुजराती भी रिवाइव कर रहा हूं साथ साथ। तो गांधी जब नमक सत्याग्रह का फैसला उन्होंने लिया, तो कांग्रेस के अंदर भी कई लोगों को लगा था कि ये क्या बेकार की बात है, नमक सत्याग्रह के साथ कौन जुड़ेगा। और नमक सत्याग्रह के साथ कांग्रेस के किसी बड़े नेता को वो लेके नहीं गए उस पूरे आंदोलन में। लेकिन नमक की महंगाई की जब वो बात कर रहे थे और जब बता रहे थे कि जो नमक हमारे समंदर में बनता है, उस नमक पर इतना सारा टैक्स कैसे लग सकता है, तो गांव में जो सबसे पीछे आदमी बैठा हुआ था उसको भी ये बात समझ में आई कि हाँ, नमक तो समंदर से बनता है, इस पर इतना कैसे टैक्स लगता है। और उसको ये भी समझ में आया कि अगर नमक पे टैक्स कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो मेरी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, मेरे किचन में खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए इस देश की आम जनता उनके साथ जुड़ी। लेकिन जब आप नफरत की राजनीति करते हैं तो फिर आपको नमक दाल तेल नहीं याद आता है। फिर आपको सिर्फ ऐसे इश्यूज ढूंढने होते हैं जिसमें आप 600 साल पुरानी कोई मस्जिद तोड़ सकें, जिसमें आप किसी को आतंकवादी साबित कर सकें। मैं आखिरी बात जो कर रहा हूं वो 1947 में आपको ले जाके कर रहा हूं। 1947 में देश आजाद हुआ और नेहरू के पीछे जनता जिस तरह से थी वो कुछ भी कर सकते थे। तानाशाह बनने का जितना बड़ा चांस नेहरू के पास रहा है उतना किसी के पास नहीं रहा है। और चूंकि मैं थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ता हूं तो मैं बता सकता हूं कि उस दौर में जितने मुल्क आजाद हुए लगभग सबके शासक छोटे बड़े तानाशाहों में बदले ही। अब सरकार बनती है, पहली राष्ट्रीय सरकार बनती है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी बुलाया जाता है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को भी बुलाया जाता है, उसमें हर तरह के लोगों को बुलाया जाता है। आप सोच के देखिए कि क्यों बुलाया जाता है। क्योंकि दिमाग में यह था कि अब अंग्रेज चले गए, नया देश बना है और नए देश में जितने तरह के लोग हैं सबको साथ लेकर चला जाए, सारे रंगों को साथ लेकर चला जाए। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा आईन बनाया जाए जो सबको रोशनी दिखाए, जो सबकी जिंदगी में रोशनी ले आए। इसीलिए तो जो बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य कभी नहीं रहे, उनको बाकायदा कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि इस बात को स्वीकार किया गया कि बाबा साहब जो हैं वो कानून मंत्री रहते हुए या संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए इस देश को सबसे शानदार संविधान दे सकते हैं। इस बात पर स्वीकृति बनी होगी ना। कैसे बन गई? क्योंकि देश का हित सामने था। कितना आसान था कि नेहरू खड़े होते एक दिन सर और लाल किले से कहते कि जिन लोगों ने देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है उन सारे लोगों को मैं जेल में डाल रहा हूं क्योंकि वो देश के गद्दार हैं। और सर एक झटके में सावरकर से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस और फलाना फलाना जेल में हो गए होते। और आजादी का जिस तरह से उत्साह था, नेहरू कहते पत्थर मारो तो जनता गोली मारने को तैयार हो जाती। सोच के देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप सोच के देखिए जो जुनून था, जो उत्साह था आजादी का। उस समय कांग्रेस का मेंबर होने के लिए या कांग्रेस का मंत्री बनने के लिए मिनिमम शर्त आपकी होती थी कि आपने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कितना आसान काम था, ये काम वो कर सकते थे। लेकिन फैसला ये किया गया कि देश को साथ लेकर चला जाए। बहुत लोग कहते हैं कि नेहरू ने गांधीवादी बहुत सारी नीतियों को पलट दिया, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये जो गांधी की नीति थी, सबको साथ लेकर चलने की नीति, नेहरू इस नीति पर तो चलते रहे, सबको साथ लेकर चले, किसी को देशद्रोह नहीं कहा। पूरा आप संविधान सभा का पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए, जितनी बहसें हुई हैं पढ़ लीजिए, और कम से कम 1964 की तक की संसद की जितनी बहसें हुई हैं सारी पढ़ लीजिए। आरएसएस और जनसंघ को चाहे जो कुछ भी कहा गया हो, कभी देशद्रोही नहीं कहा गया। कभी उनसे यह सवाल नहीं पूछा गया कि आजादी की लड़ाई में आप नहीं लड़े, क्यों? क्योंकि जख्म नहीं कुरेदना था। अब तो जख्म भरा था गुलामी का, अब नए जख्म नहीं देने थे, अब सबको साथ लेकर चलना था। यही वो देश है जिसका मैं नागरिक हूं,
जिसके हेमंत शाह नागरिक हैं, जिसके शाह साहब नागरिक हैं और जिसके हम सब नागरिक हैं। और इसी के सामने एक नया देश खड़ा किया जा रहा है जो इतिहास में जाकर सबसे सवाल पूछ रहा है और उनसे सवाल पूछ रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान दी, अपनी जिंदगी दी। वो जो नया देश बन रहा है, जो अपने पाप छुपाने के लिए उनसे सवाल कर रहा है जिन्होंने इस देश को बनाया है, उस देश के हम सब देशद्रोही हैं, गौरवान्वित देशद्रोही हैं। और मैंने इस किताब में लिखा है कि इतिहास के भ्रष्ट करने का जो प्रयास है उसके खिलाफ मेरा विनम्र सत्याग्रह है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये सत्याग्रह देश की आज़ादी की एक नई लड़ाई का हिस्सा है, जो देश को वैसा बनाने के लिए है जैसा देश हमारे पुरखों ने सोचा था, जो भारत को सर्वधर्म समभाव, संविधान आधारित, सबको साथ लेकर चलने वाला और मुस्कुराते हुए राम का देश बनाने वाला है, जहां लोग मुस्कुराते हुए निकलें, मुस्कुराते हुए लौटें और जब उनके पॉकेट से पैसा निकाला जाए तो इतना होश उनमें रहे कि खड़े होकर सत्ता से सवाल पूछें कि हमारे पॉकेट से पैसा निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सवाल जब तक हम पूछ पाएंगे तब तक लोकतंत्र बना रहेगा। जिस दिन नहीं पूछ पाएंगे, एनिमल फॉर्म के, उसके लेखक का नाम आपने लिया था, उसी के नागरिक बन के हम रह जाएंगे, डेमोक्रेटिक देश के नागरिक नहीं बन के रह जाएंगे। इसलिए जैसे गांधी लड़ते हुए जानते थे कि हो सकता है आज़ादी आने से पहले ही मैं मर जाऊं, और कितने सारे लोग आज़ादी आने से पहले ही मर गए, फिर भी लड़ते रहे हमारे लिए, अपनी बाद की पीढ़ियों के लिए। ये लड़ाई ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए और हमारे बाद की पीढ़ी के लिए भी। मैं बेहद खुश हूँ कि मेरी किताब महात्मा गांधी की धरती पर, महात्मा गांधी की भाषा में आई है। दुनिया चाहे इस धरती को कुछ भी कहे, मैं तो महात्मा गांधी की धरती ही कहूँगा। तो उनकी भाषा में ये किताब आई है। मैं बेहद खुश हूँ, हेमंत शाह साहब का आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कल्प वृक्ष प्रकाशन, जिसने ये हिम्मत की है, कल्प वृक्ष की तरह ही फलता फूलता रहे, गुजराती साहित्य को समृद्ध करता रहे और लगातार उससे और अच्छी किताबें आती रहें। बहुत आभार।